हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी शिक्षक ओम प्रकाश कुमार लेक्चर 5 के साथ मैं आज हाजिर हूँ। आज आप लोगों को क्लास 10th साइंस का चैप्टर 2 का जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उस पर आज पूरा डिटेल से फोकस करने वाला हूँ। आज के जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, चलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देख लेते हैं कि जिस पर आज हमारा लेक्चर होने वाला है। पहला है आम्ल, क्षारक एवं लवण में अंतर। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आम्ल, क्षारक एवं लवण में क्या क्या अंतर है, इसके उदाहरण के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके आधार पर हम किसी चीज़ को जांच कर सकते हैं कि कोई चीज़ अम्ल है, क्षारक है या लवण है। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक जो है सूचक एवं इसके प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धातु के साथ अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया, धातु के कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल का अभिक्रिया एवं उसके बाद इसका अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद का क्या निर्माण होता है। अम्ल का क्षारक के साथ और क्षारक का अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर जो क्या क्या बनता है, ये सारा 5 टॉपिक्स को आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यदि नए हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में किसी प्रकार की जानकारी के लिए, किसी भी बात पर किसी प्रकार का प्रश्न पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए आइए हमारे इस टॉपिक्स का जो प्रथम अंश है उस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। पहला हमारा टॉपिक्स है इस आज का लेक्चर 5 का आम्ल, क्षार और लवण। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत ज़्यादा टेढ़ा क्वेश्चन नहीं आता। आम्ल, क्षारक और लवण, आम्ल के बारे में अलग अलग पूछा जा सकता है प्रश्न, क्षारक के बारे में भी अलग अलग प्रश्न पूछा जा सकता है, लवण के बारे में भी अलग अलग प्रश्न पूछा जा सकता है, या आम्ल, क्षारक, लवण में अंतर भी स्पष्ट करने के लिए आता है। यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये दोनों के लिहाजा से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, आम्ल, क्षारक एवं लवण। तो चलिए ये यहाँ से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। अम्ल का स्वाद हम लोग पढ़ते आ रहे 6 क्लास से ही, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षारक का स्वाद जो होता है कड़वा होता है। जिस भी चीज़ का स्वाद खट्टा होता है इसका मतलब उसमें कोई न कोई प्रकार का अम्ल अवश्य पाया जाता है। और क्षारक जैसे अम्ल मान के चलिए जो चीज़ का स्वाद खट्टा है, जैसे नींबू को हम ले सकते हैं, नींबू हुआ, आम हुआ, संतरा हुआ, टमाटर हुआ, ये सारा स्वाद में किसी न किसी रूप से ये खट्टा होता है। इसमें इसका मतलब है कि अम्ल पाया जा सकता है। ये अम्ल के स्रोत भी हम इसमें लिख सकते हैं। अम्ल के स्रोत क्या क्या हैं? आंवला है, संतरा है, ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद क्षारक का स्वाद जो कड़वा होता है, तो कड़वा स्वाद क्षारक क्या क्या, जैसे साबुन हुआ, ये सब का स्वाद कड़वा होता है। इसका मतलब साबुन क्या एक क्षारक है। सर्प हुआ, ये सब क्षारक का काम करता है। लवण, इसका स्वाद नमकीन होता है, इसे लवण जिसको नमक भी कह सकते हैं, NaCl जो किसको कि हम साधारण नमक भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट से इसमें अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन देता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अम्ल को जब हम लोग जल में मिलाते हैं तो उससे जो विलयन तैयार होता है वह H+ आयन देता है। और क्षारक को जब हम जल में मिलाते हैं तो उसका विलयन OH- देता है। और लवण का जलीय विलयन किसी प्रकार का आयन नहीं देता, इसको हम एनायन या धनायन में ये टूट जाता है। उसके बाद है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पर क्या होता है कि परीक्षार्थी परीक्षा देते समय इसमें बहुत मिस करता है और उसको जवाब उल्टा पुल्टा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम एक छोटा सा क्या करते हैं, इसको याद करने के लिए थोड़ा ट्रिक भी अपना सकते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। तो अम्ल माने हो गया आपका एसिड,
एसिड एसिड अम्ल का मतलब हो गया एसिड लाल करता। एसिड क्या करता है? एसिड ABR ऐसे, अरे बाप रे बाप, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अरे बाप रे बाप। एसिड ब्लू को रेड करता। ABR एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड करता। इसके उल्टा इधर क्या लिख सकते हैं? एसिड जो होता है ये अम्ल ब्लू को क्या करता है? लाल करता, रेड कर देता। अम्ल ब्लू को रेड कर देता है, यानी अम्ल नीला को लाल कर देता है। इसका उल्टा बेस माने होता है क्षार। बेस माने क्या होता है? क्षार। बेस क्या करता है? नीला को, बाप रे बाप, बाप रे बाप, बी से बाप रे बाप। ब्लू, ये बेस क्या करता है? ब्लू को रेड कर देता है। BBR ABR BBR ऐसे याद कर सकते हैं। एसिड ब्लू को रेड करता है और बेस रेड को ब्लू। बाप रे बाप, बाप रे बाप, अरे बाप रे, अरे बाप रे, बाप रे बाप। इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं। अरे बाप रे, एसिड ब्लू को रेड करेगा और बाप रे बाप बेस जो है रेड को ब्लू करेगा। ठीक है। उसके बाद इसके pH मान पर जब हम लोग चर्चा करते हैं तो इसका pH मान जो होता है 0 से शुरू होकर के 7 के बीच होता है। ठीक है, 0 भी हो सकता है, 0 से शुरू होकर के 7 के बीच होता है। और इसका 7 के बाद और 14 तक, यानी 7 से लेकर के 7 को नहीं काउंट करेंगे, 7 और 14 के बीच या 14 के बराबर तक इसका pH मान होता है। इसका उदाहरण में देख लीजिए, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड का उदाहरण है। H2SO4 HNO3 HCl भी लिख सकते हैं। ये सारा इसका स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद बेस में हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारा बेस है, इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद लवण देख लीजिए, जितना भी क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, ये सारा लवण का परिवार है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के इसका आराम से फेयर भी कर सकते हैं। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक पर हम लोग चलिए आते हैं सूचक के बारे में। सूचक होता क्या है? सूचक के बारे में आप लोगों को बताया है कि सूचक जो होता है ये हमको ये सूचना देने का काम करता है। क्या सूचना देता है? कि कोई भी चीज़ अम्ल है कि क्षारक है, ये हमको ये सूचक बताता है कि कोई चीज़ अम्ल है या क्षारक, इसकी ये सूचना हमको सूचक देता है। तो सूचक भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक होता है, एक मानव निर्मित सूचक, जिसको कि संश्लेषित सूचक, इसको संश्लेषण किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है। प्राकृतिक सूचक ये प्रकृति में पाया जाता है, इसको हम निर्माण नहीं करते, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। जैसे लिटमस हुआ, हल्दी को हम बनाते नहीं, ये प्रकृति में पाया जाता है। लाल पत्ता गोभी, ये सब प्राकृतिक सूचक, और ये सारा चीज़ भी हमको बताता है कि कोई भी चीज़ अम्ल है या क्षारक है। उसके बाद देखिए मानव निर्मित सूचक, ये मानव निर्मित सूचक जिसको कि हम लोग संश्लेषित सूचक भी कहते हैं। संश्लेषित माने होता है जिसको हम लोग खुद बनाते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे मैथिल ऑरेंज, इस केमिकल के द्वारा बनाया गया है। फिनोप्थिलीन, ये सब केमिकल दे करके जो बनाया जाता है, और ये एसिड और बेस के बारे में हमको बताता है। तो ये सब मानव निर्मित सूचक का उदाहरण याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। उसके बाद सूचक से संबंधित एक और है गंधीय सूचक। जिस तरह से ये सारा सूचक हमको अम्ल और क्षार के बारे में बताता है, उसी तरह से गंधीय सूचक जो होता है, ये एक ऐसे पदार्थ है जिनमें हम यदि गंध अम्ल या क्षारक मिलाते हैं तो इसका गंध क्या हो जाता है? बदल जाता है। जैसे वेनिला,
प्याज, प्याज भी गंधीय सूचक का उदाहरण है। इसके प्रैक्टिकल में भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। एक प्याज ले सकते हैं और प्याज को क्या करना है कि एक प्लास्टिक में, पॉलीथीन में कुछ देर तक बांध करके रखना है और बांधने के बाद प्याज को खोलना और प्याज को 2 पीस में कर देना और एक टुकड़ा को क्या करेंगे, एक टुकड़ा पर अम्ल डालेंगे और एक टुकड़ा पर क्षारक डालेंगे, तो देखते हैं कि दोनों का स्वाद क्या हो जाता है, दोनों टुकड़ा का स्वाद अलग अलग, गंध अलग अलग हो जाता है। तो प्याज को भी हम लोग गंधीय सूचक की तरह प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह से लौंग के तेल में यदि हम लोग बेस और एसिड डालते हैं तो दोनों माध्यम में इसका गंध अलग अलग होता है। तो हम लोग गंधीय सूचक के उदाहरण भी सबको याद रख सकते हैं, वेनिला, प्याज, लौंग के तेल, एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा धातु का अम्ल एवं क्षारक के साथ अभिक्रिया। यानी धातु जो है, कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनता है, और क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनता है। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी धातु को अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। एक प्रैक्टिकल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। थोड़ा चलिए एक रफ स्केच तैयार करते हैं। मान चलिए कोई, ये क्या है, कोई स्टैंड है। स्टैंड में क्या किए, एक हम लोग परख नली इस तरह से लगा दिए। परख नली कहते हैं टेस्ट ट्यूब को। टेस्ट ट्यूब को क्या किए, यहाँ पर एक रबर कॉर्क से इसको बंद कर दिए। इसमें थोड़ा सा जिंक ले लिए और जिंक में इसमें डाल दिए थोड़ा सा HCl डाल दिए, अम्ल डाल दिए। जिंक हो गया आपका धातु और ये हो गया हमारा, और ये क्या हो गया आपका HCl अम्ल। जब ये धातु में अम्ल को डालेंगे तो ये रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन करने के बाद जानते हैं कि ये गैस निकलेगा इसमें से। तो गैस के निकासी के लिए यहाँ पर ये क्या किए हैं, एक पाइप लगा दिए हैं और ये पाइप जो आपको चला जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर एक थोड़ा सा साबुन का विलयन ले लिए हैं, साबुन का विलयन ले लिए, इसमें साबुन का घोल ले लिए। अब देखते हैं कि इसमें से जब पानी इसमें से जैसे ये गैस उधर से आएगा निकल करके, हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलेगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक मोमबत्ती लेकर के देखते हैं। ठीक है, मोमबत्ती लेकर के देखते हैं तो ये पट का ये जला हुआ मोमबत्ती यहाँ पर लाएंगे। इसमें से जब गैस निकलेगा तो यहाँ पर जला हुआ मोमबत्ती जब लाएंगे तो ये पट का आवाज़, फट के आवाज़ के साथ मोमबत्ती जलेगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि इसमें से जो गैस निकल रहा है ये जिंक और HCl के रिएक्शन के कारण जिसमें से गैस निकला है, तो ये गैस निकलने के बाद ये पप की आवाज़ सुनाई देता है। तो ये पप की आवाज़ हाइड्रोजन, इससे ये साबित होता है कि इसमें से कौन सा गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। इसका हम लोग रिएक्शन भी लिख सकते हैं कि जिंक को हम जब HCl से रिएक्शन कराएंगे, जिंक को जब हम HCl से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा प्लस जिंक क्लोराइड बनेगा। ठीक है, ZnCl2 बनेगा। तो यहाँ पर इसका जनरल समीकरण ऐसे भी लिख सकते हैं, जिंक माने क्या हो गया, धातु, HCl हो गया आपका अम्ल। यानी किसी भी धातु को जब अम्ल के साथ हम अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस ही बनेगा, हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा प्लस लवण, सोडियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड जो भी रहेगा, लवण का निर्माण होगा। यानी धातु जब अम्ल के साथ, कोई भी धातु जब रिएक्शन करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। ये 1 नंबरा में भी पूछता है, ये हाइड्रोजन गैस निकलेगा और लवण का निर्माण होगा। उसी प्रकार से
जब कोई भी धातु जब जब क्षारक के साथ रिएक्शन करेगा तो उसमें कभी हाइड्रोजन बनेगा, कभी जल बनेगा और लवण का भी निर्माण होगा। ठीक है, तो धातु जब क्षारक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो हर वक्त हाइड्रोजन गैस निकलेगा, लेकिन धातु जब क्षारक के साथ रिएक्शन करेगा तो कभी जल बनेगा और कभी हाइड्रोजन गैस प्लस लवण का निर्माण होगा। तो चलिए आज के टॉपिक यहीं पर हम समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले एक बार पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लस अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके और आपके खुशी में शामिल हो सके। धन्यवाद। गुड नाइट।